नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी तक मैं ही बोलता रहा हूँ, अब थोड़ा सा आपको बोलने का मौका देते हैं। पहला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी। हेलो जी, वालेकुम। अली साहब, थैंक यू वेरी मच जो आपने अभी लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे जो आपने बताया। मेरा सवाल आपसे है नेचुरलाइजेशन से रिलेटेड, और मैं अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करना चाह रहा हूँ। मुझे उससे थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और मेरे 4 सवाल हैं आपसे। बताएं। नंबर 1 ये है कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ अप्लाई करेंगी और वो यूके से जो है वो 462 डेज बाहर रही हैं, 12 डेज मोर देन द लिमिट ऑफ 5 इयर्स, जिसके अंदर 450 डेज आप बाहर रह सकते हैं यूके से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप 480 डेज तक जो है वो इग्नोरेबल है लीव। जी ठीक है। तो ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे ये है मेरा कि मैंने यूकेबीए फोन करके मालूम करने की कोशिश की थी कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बट मुझे कोई हर एक ने बहुत डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। तो आप क्या मुझे थोड़ा सा इसमें अपडेट कर सकते हैं कि वर्क से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स और किस लेंथ तक के लगाने हैं? डू आई हैव टू सबमिट फॉर लास्ट 5-6 years व्हाट आई एम वर्किंग, और डू आई जस्ट नीड टू सबमिट फॉर लास्ट 1 year? ओके। तो ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपसे ये है कि मेरे लास्ट 1 year के अंदर जो है वो मुझे मोर देन 6 पार्किंग टिकट्स लगी हैं, जस्ट अ पार्किंग टिकट जिसको मैंने पे ऑफ करके खत्म हो गई। लेकिन डू आई नीड टू मेंशन देम और वुड दे बी एनी ट्रबल टू मी? ठीक है। दैट्स माय थर्ड क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज के डू आई नीड टू सबमिट एनी थिंग्स लाइक यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, just for the proof कि मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ after my ILR? So these are my 4 questions. So I would really appreciate if you can give me some insight about it. चलें ठीक है जी, आप पेन पेपर पकड़ लीजिए। I'll be very quick and thorough about it. 462 डेज वाली आपने बात की, दैट्स फाइन, आप एप्लीकेशन कीजिए। होपफुली देयर विल नॉट बी एनी इश्यूज। जस्ट मेक श्योर कि आप वहाँ पे अपना जब रीजंस देते हैं उसके जो आपका टाइम गुजरा है वहाँ पे, उसके अंदर कोई ऐसा ठोस रीज़न दे दीजिएगा कि किस वजह से यू एंडेड अप स्टेइंग अ लिटिल बिट मोर देन जो आपको अलाउड है। सिर्फ 12 दिन ज़्यादा हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, और नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन है। सो होपफुली यू विल बी ऑल राइट, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका कि जी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं आपने, वो कितने साल के लगाने हैं, क्या चीज़ें करनी है? आपने अपने पिछले 5 years के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जो जनरली आपके देखा जाता है, क्योंकि जब आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन जाती है उस पर आपके 5 years रेजिडेंस को देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बात है वो ये कि उसमें वहाँ पे आई थिंक, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि आपने उसको 10 साल तक, पिछले 10 साल में जो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रही हुई है आपने वो बतानी है। सो अगर आपकी 10 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपकी उससे छोटी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो जितनी है आप वो दे सकते हैं, एंड दैट्स इट। इन सब चीज़ों को करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आप जहाँ जहाँ काम करते रहे हैं, क्या आपने कहीं इमिग्रेशन रूल्स के ब्रीच में काम किया? क्या आप कहीं किसी स्टूडेंट वीज़ा पे थे और आप यहाँ पे 20 घंटे ज़्यादा काम कर रहे थे? क्या आप कोई वर्क परमिट पे थे और आप किसी और जगह पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे? तो ये सारी चीज़ें आपकी उनको इस जगह से मिल जाती हैं। नंबर 3, आपने पार्किंग टिकट्स का जिक्र किया कि जी आपको 6 पार्किंग टिकट्स लगे हैं। भाई अगर पार्किंग टिकट्स के ऊपर वो नेशनलिटी रोकी जा सकती होती तो मैं कभी भी नेशनल ना बनता यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी बड़े सारे पार्किंग टिकट्स लगते हैं। बट पार्किंग टिकट्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको जितने भी पार्किंग टिकट्स लगते हैं आप उनको एज लॉन्ग एज आप उनको टाइम पे ऑफ कर देते हैं, आपके खिलाफ कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट्स नहीं होती, कोई सिविल पेनल्टीज नहीं होती, देन यू आर फाइन। नंबर 4 आपका क्वेश्चन है कि जी यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत है पिछले 5 years की। ये याद रखिए, आप जब नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन करते हैं यू नीड टू शो कि पिछले 5 साल आपने लीगली गुजारे हैं यूके में। वो आपके पासपोर्ट से या आपके रेजिडेंस कार्ड से भी प्रूव हो सकता है। दूसरी चीज़ आपने प्रूव करनी कि आपका यहाँ से एब्सेंसेस कितनी रही हैं, वो भी आपके पासपोर्ट से प्रूव होती है, बिकॉज पासपोर्ट आपका स्टैम्प किया जाता है एवरी टाइम यू लीविंग अ कंट्री और गेटिंग इनटू द यूके। तीसरी चीज़, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन लगानी है, इन सबको लगाने की जरूरत तब होती है जब आपके पास अपने पिछले 5 साल के पासपोर्ट्स अवेलेबल नहीं होते। अगर आपके पास अपना पिछले 5 साल का पासपोर्ट अवेलेबल है तो आपको रेजिडेंस से रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पासपोर्ट्स लगाइए, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री उसमें डिक्लेयर कीजिए, आपकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको सही तरह से फिल कीजिए। अगर ये एप्लीकेशन बहुत लेंथी होती, बहुत डिटेल्ड होती, तो इसके अंदर बड़ा ज़्यादा टाइम लगाया जाता। मैं इसके ऊपर कभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। मेरे मुताबिक ये एप्लीकेशन बड़ी सिंपलेस्ट
ऑफ ऑल एप्लीकेशंस है। इसके अंदर आपने ये दिखाना है कि आपके 5 साल का रेजिडेंस पीरियड पूरा होता है, आपके एब्सेंसेस यूके में पिछले 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा नहीं है, पिछले 5 साल में 450 दिन से ज़्यादा नहीं है। आपने ये प्रूव करना है कि आप लाइफ इन द यूके टेस्ट कर चुके हैं, आपने प्रूव करना है कि आप B1 लेवल को या तो टेस्ट करके बैठे हुए हैं या आपने यूके से कोई डिग्री की है। नंबर 4, आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं है या सिविल पेनल्टीज नहीं है, और आपने कहीं पे भी इन द लास्ट 10 years इन द यूके आप कहीं ब्रीच में नहीं रहे और आपने कोई ऐसा रूल्स को ब्रीच नहीं किया या आपने कोई काम की परमिशन को ब्रीच नहीं किया। एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव दैट, इंशाल्लाह यू विल बी ऑलराइट। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। I want to apply for my husband's nationality at the end of this month. And in the form, there's a question saying evidence of lawful residence during the 5 or 3 years before the date of the application. What evidence does that need? I don't quite understand that question. Okay, evidence of legal status simply means that you've had valid leave to remain in the UK. So either you would have your passport with the residence permit inside, or you would have your residence card, which will show that your husband had leave to remain throughout that period of time. So that evidence of legal leave simply means whatever status document you had, you need to submit that with it. Okay? Good luck. अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मुझे पूछना था, मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं आई हुए। मैं विजिटर आई थी और मुझे अब 5 साल हो गए केस लगाए हुए, 2-3 बार रिफ्यूज हो गया। उसके बाद दिस जनवरी में मैंने 7th को उनको दोबारा वापस एप्लीकेशन डाली थी। तो अब 3 मंथ हो गए, दोबारा फिर उनको एप्लीकेशन डाली पर उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो फिर उन होम ऑफिस में हमने फोन किया आज, तो उन्होंने बोला कि आपको आंसर 6 to 8 वीक में आ जाएगा। तो हमने पूछा था कि कोई आपको हमसे डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि कुछ नहीं चाहिए। तो वो कुछ नहीं बताया, उन्होंने इतना बताया कि केस की प्रोसेसिंग चाहिए। तो क्या बता सकते हो कि क्या हो सकता है मेरे केस का? बॉस कह रही हूँ। अच्छा, चले मैं बताने की कोशिश करता हूँ जी। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल होता है जब कोई आके मुझे ये कहता है कि जी मैंने एप्लीकेशन डाली, 10 साल पहले आए थे, एप्लीकेशन डाली, उसके बाद अब उसको बार बार रिफ्यूज़ करते रहे, फिर कुछ और करते रहे, अब हमने नई एप्लीकेशन डाली हुई है, उसका अभी तक जवाब नहीं आया, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जी इतना टाइम अभी और लगेगा, अभी आप इंतज़ार करें, हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या मुझे इसमें स्टेटस मिल जाएगा? इम्पॉसिबल है जी मेरा बताना। मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपके केस की जो डिटेल्स हैं वो नहीं जानता। ये तो आपने मुझे बेसिक फैक्ट्स बताए हैं ना। अब उसके बाद क्या है, क्या आप अकेली हैं, क्या आपके साथ बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे आपके साथ आए थे या बच्चे यहाँ पे पैदा हुए थे? अगर आप अकेली हैं, आपने कोई लीगल टाइम यहाँ पे गुजारा, अगर लीगल टाइम सारा नहीं गुजरा तो कितना टाइम आपका लीगल था? इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए फैसला किया जाता है। लेकिन आमतौर पे मैं इतना आपको बता दूं कि होम ऑफिस की तरफ से अगर आप अकेली हैं और आपने अभी तक 20 साल नहीं गुजारे यूके में, तो आमतौर पे वो आपको रिफ्यूज़ ही करते हैं। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं फिर आपको आगे से अपील का मौका मिल सकता है। अगर वो आपको सर्टिफाई नहीं करते, सर्टिफाई करने का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जी आपके केस को हमने देखा है, ये क्लियरली अनफाउंडेड है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, इसलिए हम इसको रिफ्यूज़ करके आपको अपील का भी हक नहीं दे रहे। अगर वो चीज़ कर दी जाती है तो फिर आपको सिर्फ जुडिशियल रिव्यू में जाके अपील का हक मिल सकता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में भी आपने तब जाना है जब आपको पता हो कि आपके केस में इतनी जान है कि आप इसको आगे लेके जा सकें। बिकॉज अब तो जजेस भी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन के पीछे पड़ गए हैं कि जी आपने अगर कोई वीक एप्लीकेशन डाली और कोई ऐसी एप्लीकेशन डाली जिसके अंदर कोई खास जवाब नहीं बनता, कोई खास जान नहीं बनती, तो हम आपको फाइन भी करेंगे और आपको कोर्ट में हेयरिंग करके आपको वहां बुला के वकील को भी जलील ख्वार करेंगे। सो आपको सोच समझ के एप्लीकेशन जुडिशियल रिव्यू की करनी होती है, हर कोई वहां पे नहीं जा सकता। सिर्फ आपको इतना कहूंगा, अभी आपको इंतजार करना है, जब आपको जवाब आता है, जो भी जवाब आता है फिर देखें आगे क्या स्टेप उठाना है। अगर आपको रिफ्यूज किया जाता है, शौक से मेरे पास आ जाइएगा, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मुझसे मिल भी सकते हो, जो भी करना हो फिर उसको वहां पे देखा जा सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मेरे छोटे से एक क्वेश्चन है जी। कि वो एक बच्ची थी, वो स्टूडेंट वीजे पे इधर आई थी 2010 में। ठीक है, उसके बाद उसकी वो शादी हो गई, 2 उसके ब्रिटिश बच्चे हैं, राइट। उसने फिर ना ह्यूमन राइट्स पे अपना केस डाला ब्रिटिश बच्चों के साथ।
तो उन्होंने 6-7 महीने के बाद ये कह के रिफ्यूज कर दिया है कि आपने एक इंग्लिश का टेस्ट दिया था 2012 में टॉयज का, वो फेक टेस्ट है आपका। जबकि उन्होंने वो टेस्ट लेके उसको एक्सटेंशन भी दी थी 2.5 साल की। ठीक, वो वीजा अभी उसका खत्म हुआ है अप्रैल में इस साल जी। तो उन्होंने इस बेस पे रिफ्यूज कर दिया है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि आपका इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं नजर आ रहा, तो क्या है, तो इस बेस पे उन्होंने कहा जी हम सेटिस्फाइड नहीं है। राइट ऑफ अपील तो उन्होंने दे दिया है जी, लेकिन रीजन उन्होंने यही लगाया कि जी आपका जो टेस्ट है मुझसे मुतमिन नहीं है। तो मैं समझ गया सर, आपका सवाल अब इसके अलावा क्या है जी? आपका सवाल अब क्या है, मुझे ये बताइए। सवाल ये है कि ये इन्होंने क्यों रिफ्यूज किया? ये तो इस तरह का टेस्ट तो कई स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है, बिल्कुल, इसलिए क्या वो कोई कंसीडर करेंगे अपील में जाके? चले मैं बताता हूँ। देखें, ये जो टॉइक एग्जाम था, इसे टॉइक को उन्होंने बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को स्टेटस दिया, और जैसा आपने बताया कि इनको भी 2.5 साल की लीव मिल गई। बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया टॉइक की बेसिस पे, और उनको वो मिलते रहे। अभी भी हमारे कुछ केसेस चल रहे हैं जहाँ पे हमारे वो स्टूडेंट्स ने इसरार किया कि नहीं जी वो टेस्ट मैंने खुद किया था और होम ऑफिस ने मुझे गलत रिफ्यूज़ किया। सो उसके लिए हम जुडिशियल रिव्यू में गए हुए हैं और हम उसको फाइट कर रहे हैं। लेकिन जनरली टॉइक के ऊपर क्या किया जा रहा है कि जिन लोगों ने वो टेस्ट किए, जो खुद जानते हैं कि वो 2 नंबर टेस्ट थे, उन्होंने किसी को पैसे दिए और उनको वो टेस्ट पकड़ा दिए गए, उन लोगों के लिए ये किया जा रहा है कि उनको रिफ्यूज़ किया जा रहा है और उनको ये कहा जाता है कि आपको अब पैराग्राफ 322 और 322 के दरमियान हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आपको आगे भी हम रिफ्यूज़ करते रहेंगे। आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, दे मे बी रिफ्यूज्ड, मे नॉट शैल, सो मे बी रिफ्यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है आपके केस में? अब ये खातून है यहाँ पे, वो आई बच्चों का, उन्होंने आई यहाँ पे, उन्होंने शादी कर ली, अब उनके 2 बच्चे हैं जो दोनों ब्रिटिश नेशनल्स हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के बेस पे डाला। सो अब उनका केस में क्या बनेगा? आपको उन्होंने रिफ्यूज करके अपील करा दिया। नंबर 1 चीज़ तो ये कहूँगा कि ये वाली अपील करना किसी लल्लू पंजू वकील का काम नहीं होगा। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी वकील के पास जाएं जो कानून को इनसाइड आउट अच्छी तरह से समझता हो, जिसको पता हो कि इस तरह के केस को फाइट कैसे करना है। बिकॉज इस केस में होना क्या है, एक तरफ उन्होंने टॉइक एग्जाम रखना है और होम ऑफिस के वकील ने आके शोर सारा का सारा टॉइक के ऊपर मचाना है कि जी ये देखें, इसको कोई लिहाज नहीं है यूके इमिग्रेशन लॉज का, इसको कोई इज्जत नहीं है इसके दिमाग में यूके इमिग्रेशन पॉलिसी की कि इसने फ्रॉडुलेंट एग्जाम देके यहां पे इसने अपना वीजा हासिल किया। नंबर 1, एक तो ये चीज उनके खिलाफ जाएगी। अब बात आती है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स को आप कैसे घसीटेंगे बीच में? क्योंकि वहां पे जाके आपने लेकर आना कि जी बच्चे हैं साथ, देखें बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, बच्चे ब्रिटिश नेशनल्स हैं, इनकी लाइफ यहाँ पे चल रही है, बच्चों की लाइफ यहाँ पे चल रही है। अब ये दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना है बीच में। टॉइक, फ्रॉड, बैड इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दूसरी तरफ बच्चे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन ये याद रखें कि उन बच्चों को अभी 7 साल नहीं हुए, क्योंकि आपने बताया कि वो 2010 में यहां पर आई थी। सो अगर बच्चों के बिल्कुल आते ही टाइम पीरियड उनका शुरू हो गया, तभी वो 4 साल के 3 साल की उनकी उम्रें होंगी। सो उनको अभी 7 साल नहीं गुजरे। सो उनको ये कहा जाएगा कि ये बच्चे अगर यहां से चले जाएं तो फिर भी ये ठीक रह सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं होगा। ब्रिटिश नेशनल होते हुए भी उनको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो वापस चले जाए। सो आपके सारे एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हस्बैंड की तरफ से एविडेंस आएगा, हस्बैंड की तरफ से क्या एविडेंस होगा कि जी कौन से इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से वापस नहीं जा सकते, इनके साथ जाके रह नहीं सकते। एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम डालेगी, जो अपील में भी प्रॉब्लम डालेगी, वो ये है कि जज के सामने ये कहा जाएगा कि जी एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी में आप लोग क्वालिफाई नहीं करते। वो क्यों? बिकॉज आपने एक फ्रॉडुलेंट काम किया, आपने एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया। सो मेरे नजदीक जो सबसे बेहतरीन आपका डिफेंस बनता है, जिस तरह से आप जाके केस को फाइट कर सकते हैं, वो ये कि अगर इन खातून ने जानते बूझते हुए ये टेस्ट नहीं किया था, हो सकता है उनको कोई गलती लगी, हो सकता है उनको किसी ने गलत गाइड किया, हो सकता है उनको किसी ने फोर्स किया इसके अंदर, जो कोई भी है, जो भी रीजंस थे इनके उसमें जाने के, अगर कोई ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से वो कह सकें कि मैंने जानते बूझते हुए ये नहीं किया, तो अगर आप जज को इस बात पर बनवा लें कि ये चीज इंटेंशनली नहीं की गई, इसको जानते बूझते हुए नहीं किया गया, तो फिर केस को जीतने का आपका चांस बन सकता है। लेकिन अगर जज इस चीज पे ना माना कि आपने जानते बूझते हुए ये टेस्ट नहीं किया था, तो फिर आपके केस में काफी एक तरह की वीकनेस रहेगी, एक मुश्किल रहेगी। बिकॉज मुझे ये लगता है कि आपकी सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाएगा, जो एलिजिबिलिटी वाली बात होती है, और उसके बाद आपके जो बच्चों का जो टाइम गुजरा है, या बच्चे ब्रिटिश नेशनल्स हैं या इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, वो सारी चीजों को बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अब केस लॉ ऐसा मौजूद है जो ये कहता है कि आपकी सूटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो हम अगली चीजों को नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी आर्टिकल 8 के ऊपर आप जनरली भी आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि छोटे हैं, आपका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनता।
दूसरी तरफ आप एक और चीज़ पे आर्ग्यू कर सकते हैं, जो ज़िम्रानो वाला एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है कि ब्रिटिश नेशनल बच्चों को अगर यहाँ से उनका एक सोल केयरर यहाँ से चला जाता है तो उन बच्चों को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। वो ज़िम्रानो वाला केस बन सकता है, प्रोवाइडेड बाप बच्चों को बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर बाप लुक आफ्टर कर सकता है तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी। मैंने आपको बहुत लंबी चौड़ी चीज़ एक बहुत मुख्तसर समरी में बता दी है, लेकिन इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा एंड होपफुली आपको इसमें कोई ना कोई हेल्पफुल हिंट्स मिल जाएंगे। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप कुछ मुझसे छोटे मोटे सवाल करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप आके मिलना चाहते हैं तो जरूर मिल सकते हैं। मैं सारा हफ्ता फिंचली में होता हूँ एक्सेप्ट थर्सडे जब मैं मैनचेस्टर में होता हूँ, और लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, बल्कि नेक्स्ट थर्सडे जो आएगा अगले हफ्ते वाला जो 16 तारीख होगी उसमें मैं बर्मिंघम जाऊँगा, क्योंकि उससे अगला हफ्ता मेरा ख्याल है ईद है। सो बट ये हफ्ता ये थर्सडे इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी, और बाकी सारा हफ्ता मैं इंशाल्लाह फिंचली ऑफिस में होऊंगा और धड़ाधड़ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा इसी जगह इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।